कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे जब बात आई कि उस पर जीएसटी लगता है तो वाकई लोगों को दिल को छूने लगा। अरे इंश्योरेंस भी कराएं उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, मेडिक्लेम कराएं उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया और सरकार ने इसको हटा लिया है। अब यहाँ पे लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड क्या होगा। आपको याद होगा, मुझे याद है शायद आपने आर्टिकल वगैरह लिखा था बिजनेस स्टैंडर्ड में उस वक्त, कि जब ये सैनिटरी नैपकिन का इशू आया था, जब अरुण जेटली साहब हुआ करते थे वित्त मंत्री, तो मोटा मोटी यही सिचुएशन में, अच्छा इस पर भी जीएसटी लोगे आप, जीएसटी हटा दिया तो पता चला दाम बढ़ने लग गए। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है आपके हिसाब से या फिर लॉजिकल डिसीजन है? सही कहा। ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी के तरह से मैं समझता हूँ ये ठीक स्टेप नहीं है। जीरो टैक्स करना या टोटली एग्जेम्प्ट कर देना, मैं समझता हूँ कि टैक्स जो टैक्सोनॉमी या टैक्स फिलोसॉफी के ये बहिर्भूत है। अगर हमें घटाना ही था, 18% में मानता हूँ कि बहुत ज्यादा था, पर इसको अगर 5% में लाते, मैं समझता हूँ इससे बेटर होता, क्योंकि अब ये हुआ है कि 0% होने से सारी इंश्योरेंस सेक्टर तो अब ये सोचेगी किस तरह से अपना टैक्स बर्डन को किस तरह से एब्जॉर्ब करे या किस तरह से उसको पास ऑन करे। और वो पास ऑन करने का तरीके बहुत सारे होंगे, बहुत डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं। तो मेरा हिसाब से सारे जीएसटी रिफॉर्म में से एक जो मुझे ठीक नहीं लगा, वो एकदम एक चीज को आप 18% था उसको आपने जीरो में लाए। एग्जेम्प्ट करना एज ए टैक्सेशन फिलोसॉफी इज नॉट ए गुड आइडिया, नॉट ए गुड पॉलिसी। एंड इसका बोझ मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को संभालना पड़ेगा, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट हो वो हम टाइम बताएगा, करेंगे। टाइम बताएगा। छाबड़ा साहब से इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन विवेक जौहरी साहब, आपने उस वक्त भी इस पर काफ़ी चर्चा की होगी और अब यहाँ पे डिसीजन हुआ है। आप वाकिफ़ होंगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में, फिटमेंट कमेटी में इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई, अलग अलग राय निकल कर आया और फिर अंत में यूनियन की तरफ से प्रपोजल गया कि नहीं, पूरी से हटा ही दीजिए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? भट्टाचार्य साहब की राय आपने सुन ली। समस्या तो होगी, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था इंश्योरेंस कंपनीज को, वो जीरो होने की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। और इनपुट इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी सर्विसेज ऐसी थी जिन पर 18% की दर से वो टैक्स पे करते हैं, और उनके कुछ ऐसे इनपुट गुड्स भी होंगे जिन पर वो टैक्स पे करके जिनको प्रोक्योर करते हैं। तो वो सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो लैप्स हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 0% करने से फिर क्या प्रीमियम में इतना प्रीमियम को इतना वो घटा पाएंगे जितना सरकार उनसे अपेक्षा करती है? तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आएगी, और इस कॉस्ट को इंश्योरेंस कंपनीज अब्सॉर्ब कर पाएंगी या उसको पास ऑन करेंगी कंज्यूमर को। यदि पास ऑन करती हैं तो जो नियत थी इसको कम करने की, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी भी वैट रिलेटेड, मतलब वैट टाइप के टैक्स में अगर आप एंड प्रोडक्ट पर टैक्स को बिल्कुल हटा देते हैं या फुली एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या तो आती है जब तक आप उसको जीरो रेट ना करें। और हमारी जो अभी की प्रणाली है उसमें हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर जीरो रेटिंग करते हैं, या फिर SEZ में जो सप्लाई होती है उसकी जीरो रेटिंग करते हैं। तो ये समस्या है, और मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर ने शायद ज्ञापन भी दिया है सरकार को या देने जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है इस विषय में। मैं इस अमित छाबड़ा साहब, आपके पास आने से पहले मैं ये दोनों सवाल दोनों मेहमानों के पास इसलिए लेके गया ताकि एक तस्वीर और एक सवाल आपके सामने उभर कर आए। इन दोनों लोगों ने जो कंसर्न जताया है, आप तो चूँकि खुद स्टेक होल्डर हैं, ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, इसमें मैं तो ये बोलूँगा कि देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है एक कस्टमर, एक पॉलिसी होल्डर। और अगर हम एक इंडिया के हिसाब से अगर देखें, इंडिया आज एक एक्सट्रीमली अंडर पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस मार्केट है। आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करिए, सिंगल डिजिट में आज इंश्योरेंस है लोगों के पास, परसेंटेज बहुत ही कम है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सोशल सिक्योरिटी इंडिया में आज नहीं है जितना होना चाहिए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के देखिए जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अगर उनको उनमें से अगर परिवार में किसी को भी एक बड़ी बीमारी हो जाती है या बाय चांस अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है फैमिली में,
तो वो पूरी फैमिली गरीबी की चली जाती है। तो अगर आप कस्टमर के एंगल से देखेंगे, देखिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि बेसिकली सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो मैंडेटरी है, वो एक ऑप्शनल आइटम नहीं है, वो एक लग्जरी आइटम नहीं है, वो एक मैंडेटरी आइटम है। तो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। मेरे को लगता है इंडिया एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिकली सरकार का मैसेज काफी क्लियर है, हर सिटीजन के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये एक बात है। अब हम इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से देखिए, जैसे कि बाकी सब गेस्ट्स ने बोला, देखिए अगर आप इसको बिल्कुल एक फाइनेंशियल डिसीजन, मैथमेटिकल फॉर्मूले की नजर से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर सरकार आके, फाइनेंस मिनिस्टर आके ये बोलता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, डिमांड पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज्यादा लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो इवन दो यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी की, बहुत सारी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनीज की आज तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कहना ये है, हाँ, आपका कहना ये है कि जब डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा पॉलिसी बिकेगी, तो वो जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को मास प्रोडक्ट के आगे सेट ऑफ कर सकते हैं कंपनियां। इसको सिर्फ नेक टू नेक मैथमेटिक हिसाब से ना देखें कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बड़ा बाजार है, तो ठीक है मुनाफा थोड़ा सा कम कर देंगे, वॉल्यूम में कमाएंगे तो जाहिर तौर पे हमें यहाँ पे पैसा आएगा। लेकिन पता नहीं ये इंश्योरेंस कंपनियाँ इस लॉजिक को एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा सवाल सिंपल सा है कि छाबड़ा साहब ही बताइएगा, चूँकि आप सीधा इससे कनेक्टेड हैं, कि क्या कोई शख्स सिर्फ इसलिए पॉलिसी ले सकता है क्या, मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, कि चलो जी इस पर 18% GST हट गया? देखिए हर चीज की एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्राइस जाते हैं, डिमांड बढ़ती है, वो 2%, 5%, यहाँ तो सीधा 18% का बेनिफिट मिला है कस्टमर को। तो डिमांड डेफिनेटली इंप्रूव होती है, ये एक बात है। लेकिन मैं दोबारा वही बात बोलूंगा सर, देखिए एक बात है कि 18% डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को आज, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ये आया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मतलब वो एक ज्यादा बड़ा थम्स अप इस बात के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है एक कस्टमर के लिए, और लाइफ जरूरी इंश्योरेंस लेना, एक मैसेजिंग, हाँ एक मैसेजिंग है, ये एक पॉजिटिव मैसेजिंग। MS मणि साहब, आपका टेक क्या है इस पे? देखिए मैं समझता हूं कि इंटेंशन इंश्योरेंस कंपनीज का तो डेफिनेटली जो एग्जेम्प्टेड पॉलिसीज हैं उसका जो बेनिफिट है कस्टमर को पास ऑन करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनका स्टेटेड इंटेंशन है, और सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स हैं, वो डेफिनेटली पास ऑन करेंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जहां तक सवाल है, वो एक टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि किस कंपनी के पास में, उनके पोर्टफोलियो में हेल्थ कवर के कितनी पॉलिसी बेचते हैं, उसका टॉप लाइन कितना है, प्योर टर्म कवर कितना बेचते हैं, उसका टॉप लाइन कितना है, उसके बेसिस पे उनको वर्कआउट करना है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस कितना है। जब वो वर्कआउट करेंगे तभी वो अनुमान लगा पाएंगे कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, कुछ हद तक पास ऑन करेंगे, कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसका जो आंकड़ा है मेरे हिसाब से 1 हफ्ते या ज्यादा लगेंगे हर इंश्योरेंस कंपनी को वर्कआउट करने के लिए। पर इंटेंशन जो इंश्योरेंस कंपनीज का है वो डेफिनेटली कस्टमर को पास ऑन करना है। सरकार ने भी ये स्टेप सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में सबसे लोएस्ट है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने की वजह से जब उन्होंने लिया है, एक सिंपल, अगर आप सोचते हैं, अगर पॉलिसी प्रीमियम किसी का 1 लाख रुपया है, उसके ऊपर 18,000 रुपीज GST है, तो 1,18,000 कस्टमर पे करता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगर 22 के बाद में ये जो अमाउंट है 1,18,000 के बगैर उन्होंने अगर 1 लाख पे कर दिया, तो एक तो है कि 18,000 लेस हो जाती है, और वो 18,000 में शायद वो अपना कवरेज बढ़ाएंगे या और कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेंगे। तो इंश्योरेंस का जो रिडक्शन होगा उसकी वजह से भी उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा पूरे इकोनॉमी के ऊपर, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो जबरदस्त रहेगा। बाकी गुड्स एंड सर्विस पे इम्पैक्ट आएगा, वो ज़बरदस्त रहेगा। छाबड़ा साहब, एक छोटा सा सवाल कि किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी चला आ रहा है, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चली आ रही है, और प्रीमियम वो 20 सेकेंड या उसके बाद दे रहा है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि पॉलिसी आपकी पुरानी है, GST पुराना देना पड़ेगा, प्रीमियम हम देंगे बाद में तो हमें नया देना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। मान लीजिए आपकी या फिर पॉलिसी GST नहीं देना पड़ेगा?
नहीं सर, अगर 22 के बाद जो भी पेमेंट होगी उस पे जीएसटी नहीं देना होगा। 0% जीएसटी लागू है, चाहे आपकी पॉलिसी नई है पुरानी। इवन अगर आपने ईएमआई पे भी पॉलिसी ली है जो मंथली जाती हैं, तो अगले महीने की ईएमआई पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो बहुत क्लियर गाइडलाइन है गवर्नमेंट की। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब चूंकि हम लोग शो के लास्ट चरण पे पहुंच चुके हैं, मैं एक एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा कि जीएसटी में इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, तो क्या अब माना जाए कि जीएसटी में अब किसी बड़े रिफॉर्म की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसको स्टेबलाइज होने दिया जाए? छाबड़ा साहब, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अब कुछ देखना चाहिए हमें आने चल के कि नहीं अब हो गया, अब कोई गिला शिकवा नहीं है जीएसटी से? बहुत जल्दी है ये कहना। मैं ये बोलूंगा कि अभी कल ही आया है सब कुछ, अभी इंडस्ट्री काफी अब्जॉर्ब कर रही है चीजों को। एंड जैसा कि आप पहले बात कर रहे थे, देखिए हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। जैसे ये जो इनपुट क्रेडिट का पॉइंट है, इसको लेके आपने अच्छा कहा कि अभी हाँ अभी थोड़ा सा समय इस पे लगेगा, जल्दी है कहना ये। भट्टाचार्य साहब, नहीं देखिए, दो चीज हैं संक्षिप्त में। दो चीज हैं। पहली बात तो यह कि जो एपेलेट बॉडी का जो संगठन जो इस रिफॉर्म में मेंशन किया गया है, उस संगठन के ऊपर बहुत जल्दी स्टेप लेनी चाहिए। और जीएसटी असेसमेंट की स्ट्रेंथनिंग, वो एक रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जीएसटी असेसमेंट अभी भी ऑनलाइन नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जीएसटी असेसमेंट की होना बहुत जरूरी है। जीएसटी एपेलेट बॉडी के संगठन उसकी स्पष्टीकरण और उसका फंक्शनैलिटी में ऊपर काफी जोर देना चाहिए। और फाइनली मैं ये कहूंगा, काम अभी से शुरू कर देना चाहिए कि कब किस तरह से हम पेट्रोल एंड डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ला सकते। ये तो हम भूल ही गए थे। पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रूल से ला सकते हैं। और वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। मैं समझूंगा कि वो रिफॉर्म शायद अगले दिनों में आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही, हम लोग भूल गए थे इस जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा के दौरान। विवेक जौहरी साहब, आपके हिसाब से जितना कुछ होना था वो हो चुका है, अब जीएसटी से बहुत ज़्यादा गिला शिकवा लोगों को नहीं रखना चाहिए। एक रिफॉर्म की बात जो इन्होंने की भट्टाचार्य साहब ने, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा तभी सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, रेट रैशनलाइजेशन का जहां तक इश्यू है, तो रेट्स को लेकर मैं ये कहूंगा कि रिफॉर्म करीब करीब हो चुका है। जब तक हम ये ये ओपिनियन नहीं बनाते कि अब हमें सिंगल रेट स्ट्रक्चर पे जाना है, तब तक जो अभी जो रेट स्ट्रक्चर पोजीशन किया गया है, ये बहुत स्टेबल है। और इसमें जितनी विसंगतियां थी पहले स्ट्रक्चर में, वो ज्यादातर हटा दी गई है। लेकिन लेजिस्लेटिव एम्बिग्विटी जो है जीएसटी में, जिसको लेकर अभी भी काफी झगड़े हैं, उनको फिक्स करना एक जरूरी एजेंडा पॉइंट है। उसके अलावा जैसे अभी हमने देखा कि इस वाले जीएसटी काउंसिल में इंटरमीडियरी का इशू जो काफी दिन से लंबित चल रहा था, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। इसी तरह से और भी इश्यूज हैं सेक्शन 95 को लेकर, रिको ऑपरेटर्स को लेकर। तो लेजिस्लेटिव एम्बिग्विटीज जो है, उनको रिमूव करने का जो काम है, उस पर मेरा ये मानना है कि कार्य चल रहा है और वो अगले दौर में वो चेंजेस आएंगे। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो में अभी काफी ब्लॉकेजेस हैं और कई जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया गया है। कुछ जगह ऐसे निर्णय विभाग ने लिए हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीएसटी का एक अभिन्न अंग है और इसमें जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो है, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तीसरी चीज, कुछ बिजनेस प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनका रिफॉर्म जरूरी है, जैसे ऑडिट। और जो पैन नेशनल कंपनीज हैं जिनकी कई स्टेट्स में प्रेजेंस है, उनको अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज से और सेंट्रल अथॉरिटी से डील करने में ऑडिट बड़ा कंसर्न है।